अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कनाडा का मकबूल तरीन टेलीविजन प्राइम कनाडा टीवी और आज कनाडा हाइलाइट्स के स्पेशल एडिशन के साथ मैं मोहम्मद उमर खान आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आप जानते हैं कि कनाडा हाइलाइट्स में यूं तो हम कनाडा से मुताल्लिक मौज़ूआत आपके सामने हर हफ्ते रखते हैं और न्यूज़ स्टोरीज पेश करते हैं, लेकिन आज चूंकि 23 मार्च है, 23 मार्च पाकिस्तान के हवाले से एक तारीखी दिन है। 23 मार्च 1940 की करारदाद की रोशनी में आज यौम पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया में रहने वाले ओवरसीज पाकिस्तानीज भरपूर जज्बे के साथ मनाते हैं और मना रहे हैं। इस दिन का बुनियादी मकसद एक तजदीद अहद वफा है उस कौम के साथ और उस धरती के साथ जिसको हासिल करने के लिए, जिसको आज तक कायम दायम रखने के लिए तमाम हमारे अकाबरीन ने, हमारे असलाफ ने और आज अकाबरीन और असलाफ के बाद उनकी औलादों ने ना सिर्फ कुर्बानियां दी हैं बल्कि इन कुर्बानियों के नतीजों में हासिल होने वाली जो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ थी और उन महदूद अपॉर्चुनिटीज़ में रहते हुए मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान के लिए आज भी जो कुर्बानियां दी जा रही हैं वो लाजवाल हैं, नाकाबिल फरामोश हैं और काबिल तहसीन हैं। तो आज 23 मार्च की मुनासबत से हमने आज कनाडा हाईलाइट के इस स्पेशल एडिशन को आपकी खिदमत में लेकर आए हैं और आज हमारे साथ पाकिस्तान की एक बहुत ही मारूफ मुमताज़ सियासी शख्सियत और समाजी शख्सियत मौजूद हैं। चूंकि पाकिस्तान बनाने वालों का जब जिक्र होता है तो वो कौम, वो तबका जिन्होंने सबसे बढ़ के कुर्बानी दी, ना सिर्फ अपनी जान की बल्कि अपने माल की, अपने रिश्तेदारों की, अपने रिश्तों की और उस जगह की जहाँ पर उनकी सकाफत जुड़ी हुई थी, जहाँ पर उनका रहन सहन जुड़ा हुआ था, लेकिन सिर्फ इस्लाम के नाम पर हासिल करदा इस रियासत के खातिर मुहाजिर बनकर और हिजरत करने के बाद जब यहाँ पर आए तो कसमा पुरसी के हालात को, बड़ी मुश्किलात को झेलने के बाद पाकिस्तान की तरक्की में आज भी हरावल दस्ते का किरदार अदा कर रहे हैं। मैं जिक्र कर रहा हूँ और बात कर रहा हूँ मुहाजिर इत्तेहाद तहरीक के चेयरमैन जनाब डॉक्टर सलीम हैदर साहब की, जो आज हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक आपको यौम पाकिस्तान की, और सबसे अहम बात यह कि आज जहाँ पूरा पाकिस्तान बल्कि ओवरसीज पाकिस्तानीज भी इस दिन को भरपूर अंदाज में मनाते हैं। कनाडा के अंदर हाई कमीशन में भी, एम्बेसीज में भी, जो पाकिस्तान की वहाँ पे सिफारत खाने मौजूद हैं, पूरी दुनिया में ही प्रेस रिलीज़ के साथ साथ तकरीबात का भी इनेकाद होता है। तो सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ हम यहीं से करते हैं कि 23 मार्च 1940 को जो मुसलमानाने हिंद का जज्बा था और फिर 7 साल के इस मुख्तसर अरसे में हमने देखा कि अपने खून से उन्होंने इस पौधे को सिंचा और पाकिस्तान को हमने 1947 में 14 अगस्त को मारिज़ वजूद में आते हुए देखा। क्या उस वक्त के जज्बात, कैफियत, लोगों की अकीदत, क्या उस वक्त की स्ट्रगल थी? बहुत शुक्रिया। और मैं भी आपके इस चैनल के वसातत से तमाम पाकिस्तानियों को अपने 23 मार्च की मुबारकबाद देता हूँ और ख़ास तौर से हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं वतन से दूर रहकर, तो वो मोहब्बत और ज़्यादा जो है वो आती है। तो इस दिन को बहुत जोश व खरोश से मनाया जाता है। मैं दिल की गहराइयों से तमाम अपने पाकिस्तानी भाइयों को इस दिन की मुबारकबाद देता हूँ आपके चैनल के तवज्जुह से। दूसरी बात ये कि बिल्कुल जो 23 मार्च जो है वो हमारा यूँ समझ लीजिए कि कौमी त्यौहार है, और क्यों ना हो कि इस त्यौहार के साथ पाकिस्तानी कौम की इतनी ज़्यादा यादें और इतनी दर्दनाक कहानियाँ, इस वतन को बनाने के लिए जो कुर्बानियाँ, तो ये दिन जब आता है साल में एक दफ़ा तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो ताज़ा हो जाती हैं। और सबसे ज़्यादा जो कुर्बानियाँ दी गई इस तहरीक के अंदर, क्योंकि इसका आगाज़ तो 1857 की जंग आज़ादी के बाद ही से हो गया था इस तड़प का, लेकिन 1906 में मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी गई उन इलाक़ों में जहाँ पर आज पाकिस्तान नहीं बना, और उसके बाद पूरी तहरीक चलाई गई। लेकिन लैंडमार्क के तौर पे मैं कहता हूँ कि जिसको याद करने की ज़रूरत है, एक तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत, सही कि वो बहुत लैंडमार्क थी हमारी। दूसरी बात जो थी वो अलीगढ़ से निकलने वाली नौजवानों की क़ुव्वत, कि जिसके लिए कहा गया कि अलीगढ़ तहरीक पाकिस्तान का असला खाना है। ये वो तो तफंग वाला असला खाना नहीं था, पढ़े लिखे नौजवान थे। लियाकत अली ख़ान अलीगढ़ के ग्रेजुएट थे।
उसके बाद जो तीसरी चीज़ थी वो मुसलमानाने अक़लियती मुसलमान जो सूबे थे वहाँ के मुसलमानों की मुस्लिम लीग के साथ वाबस्तगी के जिसके नतीजे में अंग्रेज़ ने चैलेंज दिया था। और 1946-45 के आखिर में इलेक्शन हुए थे, 46 के इलेक्शन कहते नताइज देर में उसके ऐलान हुए थे। तो 46 के इंतखाबी नताइज जब इस पाकिस्तान के हक़ में अक़लियती मुसलमान सूबों से 100% नशिस्तें जो हैं वो मुस्लिम लीग को मुसलमानों ने जीत कर दी, जिसकी बुनियाद पे अंग्रेज़ ने फिर ये फैसला किया कि मुस्लिम लीग इनकी वाहिद नुमाइंदा जमात है और वो जैसा डिमांड कर रही है वैसे ही पाकिस्तान की डिमांड को तस्लीम किया जाए। और जो आखिरी बात है वो हिजरत, और हिजरत के नतीजे में जब पाकिस्तान के दुश्मन लोग ये कह रहे थे कि ये मुल्क चंद महीने या चंद हफ्तों से ज़्यादा नहीं चलेगा, तो हिजरत करने वाले उस पढ़े लिखे तबके थे जिसको आज हम महाजिर कहते हैं, उन्होंने जो पाकिस्तान की बुनियादें रखी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो सबसे पहली ज़रूरत था सर, वो जैसे हैदराबाद दक्कन के नवाब जो थे उनके जो है वो सरमाए से स्टेट बैंक का पहला सरमाया रखा गया। तो जो हमारे ICS ऑफिसर्स हिजरत करके आए उन्होंने इस मुल्क का जो है इंतज़ामी ढांचा बनाया, और हमारा ये कराची शहर जो कैपिटल था उस वक्त कायद आज़म का, तो मतलब फ़ौज का हिस्सा बने बहुत बड़ी तादाद में ऑफिसर्स जो वहाँ से छोड़ के यहाँ आ गए। तो ये इतनी बड़े चारों अवामिल हैं इस तहरीक जिनकी याद करना, और उन लोगों का जो इस हिजरत के रास्ते के अंदर जिनकी शहीद ट्रेनें काटी गईं, तो मैं समझता हूँ कि 23 मार्च के साथ इतनी यादें वाबस्ता हैं जिनको हमें बड़े फ़ख्र के साथ और बड़े जज्बे के साथ हमें हर साल मनाते हैं, और इससे ज़्यादा मनाना चाहिए। सही। अच्छा, हम जब इसकी तारीख़ को पढ़ते हैं और करारदाद पाकिस्तान के इस मौके पर जब पूरे उस वक्त के मंटो पार्क में बड़ी कसीर तादाद में लोग जमा हैं और जो रेजोल्यूशंस पेश की जा रही हैं, उन लीडरान में एक बड़ी तादाद मौजूदा बांग्लादेश, और उस वक्त जब हम कहते थे कि यानी जब पाकिस्तान बना तो मशरक़ी पाकिस्तान से उनकी नुमाइंदगी करने वाले बंगालियों की भी उसमें बड़ी तादाद थी। आपने भी अपनी गुफ्तगू के आगाज़ में ये बात कही कि आज वो हमारे से जुदा हो चुके हैं, मशरक़ी पाकिस्तान आज हमारा हिस्सा नहीं है, एक अलहदा मुमलिकत बन गया, एक बांग्लादेश बन गया है। तो क्या ऐसी वजूहात थी कि जब तहरीक में थे तो इतने जांबाज तरीके से इतने आगे, और जब पाकिस्तान मारिज़ वजूद में आया तो एक कुछ अरसे के बाद, यानी बहुत तवील अरसा वो नहीं है, तो वो अलहदा हो गए? देखिए, बहुत अच्छा आपने याद दिलाई 23 मार्च के हवाले से। 23 मार्च के मिंटो पार्क का याद, जिसको आज यादगार पाकिस्तान बना दिया गया है, वहाँ का जो जलसा था वो बड़ा उसकी तारीख़ी अहमियत है, इसलिए कि हज़रत कायद आज़म उसमें ख़ुद मौजूद थे, और हज़रत कायद आज़म ने हुक्म दिया उस वक़्त बंगाल का जो नुमाइंदे थे उस वक्त जलसे में, फजल हक को, मौलवी फजल हक को, AK फजल हक को, इस पाकिस्तान की तहरीक आप पेश कीजिए। तो बंगाल के नुमाइंदा लीडर ने करारदाद पाकिस्तान पेश की, और फिर आपने हुक्म दिया अक़लियती मुसलमान सूबे के UP के मुस्लिम लीग सदर चौधरी खलीक़ुज़्ज़मा को कि आप इसकी तायद फरमाइए। तो ये पाकिस्तान की पूरी करारदाद 23 मार्च की, बंगाल की और UP की, सही, ये इनके ऊपर मुश्तमल लोगों के ऊपर पेश की गई। और कायद आज़म खुद, जिनका जो है वो ताल्लुक़ बॉम्बे से था और वो खुद हिजरत करने वालों में थे, तो कायद आज़म और शहीद मिल्लत लियाक़त अली ख़ान वहाँ मौजूद थे। तो इस तरीक़े से एक ऐसी करारदाद की वहाँ। अब उसके बाद जो ग्रीवेंसेस बंगाल के लोगों को हमारे मगरिबी पाकिस्तान जो होता था उसके साथ हुए, तो वो इंतहाई अफसोसनाक थे, इसलिए कि एक बहुत बड़ी बात कही जाती थी बंगाल के अंदर, हमने कुछ बड़ी ज़्यादतियाँ की। हुसैन शहीद सोहरवर्दी थे, हुसैन शहीद सोहरवर्दी वो थे जो उस ज़माने में बंगाल जो एक था बड़ा, सबसे बड़ा सूबा, वहाँ पर वज़ीर आला नहीं कहलाता था, वो उस गैर मुनक़सिम बंगाल के वज़ीर आज़म कहलाते थे। अच्छा, पाकिस्तान बनने से पहले असेंबली के वो वज़ीर आज़म थे, वो छोड़ के पाकिस्तान आ गए अपनी वज़ारत उज़्मा, वो हिंदुस्तान में रहते लेकिन वो पाकिस्तान आए। लेकिन पाकिस्तान आने के बाद
सियासी तरीके से उनके साथ जो है ना वो इंसाफ नहीं किया गया। उन्हें बहुत छोटे ओहदे के ऊपर जो है ना वो फिट करने की कोशिश की उनके साथ। वो जो एक ग्रीवेंस पैदा हुआ, बाद में वही हुसैन शहीद सोहरावर्दी नाराज़ होके वहाँ बैठ गए। और यही शेख मुजीबुर रहमान, ये मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन का सदर था, मुस्लिम लीग की स्टूडेंट विंग का सदर था। तो बाद में वही सोहरावर्दी और ये इन लोगों ने मिलकर फिर ग्रीवेंसेस बढ़ते चले गए। और वो कहते थे कि जब हम इस्लामाबाद जाते हैं तो हमें वहाँ की सड़कों से अपनी पटसन की बू आती है, यानी कि हमारे वसाइल पर जो है ना वो उसको बनाया जा रहा है। तो जब ग्रीवेंसेस होते हैं और जब ज़्यादतियाँ होती हैं किसी के साथ, किसने की हैं ये ज़्यादतियाँ? पाकिस्तान के अंदर एक तबका जो पाकिस्तान, इसी मगरबी पाकिस्तान का तबका, उसमें ब्यूरोक्रेसी भी थी, जिसमें जो सिकंदर मिर्ज़ा थे जी, ब्यूरोक्रेट्स के नुमाइंदे थे। उस ज़माने में जो ब्यूरोक्रेट्स के जो नुमाइंदे पाकिस्तान की हुकूमतों के अंदर घुस गए थे, गुलाम मोहम्मद था जो ब्यूरोक्रेसी का चीफ था उस वक्त का। और उसके बाद कुछ ऐसी फौजी अशखास थे जिनमें सर फहरिस्त जनरल अयूब खान था। इन लोगों ने एक जो है वो नेक्सस बना लिया था और इन्होंने उनके बंगालियों के खिलाफ वही नफरत परवान चढ़ते चढ़ते 20 साल में इतनी बढ़ गई कि जब 70 के इंतखाबात का फैसला हुआ और उसके साथ मगरबी पाकिस्तान के ऐसे सियासी अनासर ने जिनको ये था कि हम अपनी तादाद के लिहाज से इख्तिदार में नहीं आ सकते, उन्होंने इनके जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, वो इस अयूब खान को डैडी कहता था। इसकी जो मुस्लिम लीग इसने बनाई थी, कायदे-ए-आज़म की फातिमा जिन्ना की कौंसल मुस्लिम लीग के मुकाबले में कन्वेंशन मुस्लिम लीग, उसका सदर अयूब खान था, जनरल सेक्रेटरी जुल्फ़िकार अली भुट्टो था। ये जो डैडी कहता था अयूब खान को, ये इन्होंने अपना दिमाग लगाया और इन लोगों ने, भुट्टो ने याया खान के साथ मिलकर, जो अयूब खान का सक्सेसर था, उन लोगों ने ऐसे इक़दामात उठाए जिससे बंगाल के मैंडेट को तस्लीम नहीं किया, मुजीब को वज़ीर आज़म नहीं बनने दिया, उसको यहाँ पाकिस्तान ने बुला के कैद कर लिया गया, जिसकी वजह से बंगाल में मूवमेंट तेज़ हो गई। भारत ने उसके ऊपर हाथ रखा, ज़ाहिर है बहैसियत दुश्मन के उसने पाकिस्तान की तक़सीम में किरदार अदा किया और वो काम जो कभी हो नहीं सकता था वो आसानी के साथ। एक फ़ौजी शिकस्त हुई, हमें हथियार डाली, हमारे 90,000 कहा जाता है फ़ौजियों ने और जंगी कैदी बने। तो इस तरीके से जो है वो सानिया मशरक़ी पाकिस्तान रूनुमा हुआ। तो आज उस साने की जो सारी रिपोर्ट तरतीब दी गई थी, हमीदुर रहमान कमीशन की एक रिपोर्ट थी और उसको फिर छुपा दिया गया था और बड़े एक तवील अरसे के बाद, यानी 9/11 के बाद जो है, और वो मिली भी अमेरिका से, यानी जब वो मंजर आम पे आई, तो क्या आप समझते हैं कि आज रियासत पाकिस्तान ने उस रिपोर्ट को सामने रखते हुए माजी की गलतियों से कुछ सबक सीखा है, या हालात व वाक़यात आज भी पाकिस्तान में 70 बरसों के बाद वही हैं? देखिए, अभी भी उस हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट के कभी कभी कोई ऐसे मुंदरजात, लेकिन कोई ऑथेंटिकली गवर्नमेंट लेवल पे आज तक उसको बाकायदा तौर से जारी नहीं किया गया, पब्लिश नहीं किया गया। उसके कुछ इक़्तिबासात कभी टुकड़ों के अंदर आते हैं, लेकिन ये बात उस दौर के मौर्रिख जो लिखते हैं, जितनी किताबें उस वक़्त लिखी गई हैं, उस सारी किताबें आप पढ़ लीजिए, उसका जो एंड वो है, इन्फ्रेंस है, वो यही है जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक फ़ौजी और सिविलियंस जो पाकिस्तानी वेस्ट पाकिस्तान के थे, इन्होंने अक्सरियत के ख़िलाफ़ साजिश की और उस नफ़रत के नतीजे में पाकिस्तान की जो है ना वो तकसीम हुई। हमीदुर रहमान कमीशन को शाया होना चाहिए। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। पाकिस्तान की एयरफोर्स का आज भी जो हीरो नंबर 1 कहलाता है वो MM आलम कहलाता है। MM आलम जो थे वो उर्दू स्पीकिंग थे, लेकिन चूंकि वो पैदा कलकत्ता में हुए थे, उस वक्त चूंकि पूरा बंगाल बिहार एक था, तो उनको जो है बंगाली समझा जाता था। सही है। तो इस हद तक जो 65 का हीरो था, जब 71 की जंग हुई तो उसको जो है कमरे में बंद कर दिया गया और उसको पाकिस्तान एयरफोर्स के जहाज उड़ाने नहीं दिए गए कि तुम बंगाली हो। एतमाद नहीं किया गया। वो ज़हनी तौर से ऐसे हो गए थे, बाद में उन्होंने बिल्कुल आखिरी सांस तक उन्होंने शादी तक नहीं की थी। अच्छा। वो एयरफोर्स की बेस में ही एक कमरे में उन्होंने पूरी ज़िंदगी गुजार दी। उनकी उसके बाद पेंशन बंद कर दी गई
उनको आखिरी वक्त तक खाने तक के कई हफ्ते फाके करते थे वो, उनकी फैमिली उन्हें पैसे भेजती थी, सिर्फ रिहाइश के लिए कमरा इस्तेमाल करते थे वो बेस का। तो इतनी उनके साथ ज्यादती की कि उनके बंगाली कह के उनके ऊपर जो है ना इतने मजालिम किए गए और उन्हें पाकिस्तान की खिदमत से रोका गया। तो जुल्म तो ज्यादतियाँ तो हमने भी बहुत की हैं वहाँ पर, और अभी तक हमारा रवैया अब तक यही है कि पाकिस्तान के अंदर हम जो है वो हकदार को उसका हक देने को तैयार नहीं है, और यहाँ पर सिर्फ माइट इज़ राइट है जिसका पाकिस्तान को नुकसान पहुँच रहा है। काश कि पाकिस्तान के करता धरता और इस्टेब्लिशमेंट और यहाँ के जो हैं मुख्तदर हल्के इस बात को रियलाइज़ करें, और पाकिस्तान का जो मोहब्बत करने वाली मुहिब वतन लोग हैं उन्हें पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के अंदर भरपूर तरीके से हिस्सा लेने के खुले मौके दें। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहूँगा, और इस वक्त जो नस्ल नौ है, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी पाकिस्तानी मौजूद हो, एक मुहाजिरीन थे जो हिजरत करके पाकिस्तान आए, और ये महसूरीन कौन है? देखिए 1947 में जिस वक्त हिजरत हुई तो जो लोग हिजरत कर रहे थे उनमें 3 बड़ी क्लासिफिकेशन थी। एक तो वो लोग थे कि जिनको पाकिस्तान बाकायदा दावत दे के बुलाया गया था, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने दावत दी थी और कि भाई आओ और पाकिस्तान की मिशनरी चलाओ। तो वो जो वहाँ पे वेल सेट थे उन्होंने ऑप्शन, और अंग्रेज़ ने ऑप्शन फॉर्म्स दिए थे लोगों को, सरकारी मुलाजमीन को, कि आप हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं या पाकिस्तान जाना चाहते हैं, मुसलमानों को। तो लोगों ने ऑप्शन किया कि हम पाकिस्तान जाके उसकी मदद करना चाहते हैं, वहाँ जाना चाहते हैं। तो ये ऑप्टीज़ थे। एक वो लोग थे जो अपनी खुशी से उस वतन को छोड़ के, या वहाँ पर उनके लिए सियासी हालात ऐसे हो गए थे कि वो पाकिस्तान हिजरत कर गए। और तीसरे वो लोग थे कि बाज़ इलाक़ों में इतने बड़े पैमाने पर कत्ल व गारतगरी शुरू हो गई थी, चूँकि मौजूदा पाकिस्तान के इलाक़ों के अंदर लूट मार बढ़ गई थी, और यहाँ पर सिंध के अंदर हिंदुओं को, पंजाब के अंदर सिखों को निशाना बनाया जा रहा था। तो जब वो यहाँ से हिजरत करके हिंदुस्तान की तरफ जा रहे थे तो वहाँ जाके उन्होंने हमारा कत्लेआम शुरू कर दिया था, हमसे घर खाली करवाने शुरू कर दिए थे। दिल्ली के अंदर पूरी बस्तियों को आग लगवा दी थी उन्होंने। तो या तो वहाँ का मुसलमान घरों से निकल के कैंपों में चला गया था, या तो उस वक़्त जो है वो, हालांकि गांधी जी ने उसके लिए मरण भरत भी रखा था, और जिस मरण भरत के बाद उनको वहाँ पर जो है कत्ल भी हुए वो, लेकिन वो कहते थे कि वो हाथ जोड़ रहे थे कि आप लोग पाकिस्तान ना जाओ और आप लोग यहीं रहो, क्योंकि हिंदुस्तान बैठ जाएगा अगर आप लोग, ये तबका चला जाएगा। लेकिन हालात ऐसे थे कि लोग अपनी ज़िंदगियां बचाए। ये 3 तबके यहाँ पाकिस्तान की तरफ को आए। अब वो जो लोग हिजरत पे आए, वो कोई भी आदमी ये सोचकर नहीं आया था कि मैं बंगाल जा रहा हूँ, यानी ईस्ट पाकिस्तान, या मैं इस पंजाब जा रहा हूँ, इस वाले पंजाब, लाहौर वाले पंजाब, या हम सिंध आ रहे हैं। वो तो ये देख रहा था कि यार पाकिस्तान किधर है। जो लोग राजस्थान और उससे मुलाका इलाक़ों में रहते थे उन्होंने देखा यार ये चंद गज पे, चंद 50 मील पे, 10 मील पे पाकिस्तान है। वो इधर का बॉर्डर क्रॉस करके आ गए। जो ईस्ट पंजाब के बॉर्डर पे थे वो इस तरफ एंटर हो गए, लाहौर पे एंटर हो गए। जो बिहार और बंगाल की तरफ थे वो ईस्ट पाकिस्तान में एंटर हो गए। ये सारे महाजिर थे। तो हिंदुस्तान, ईस्ट पाकिस्तान जाने वाले बहुत बड़ी तादाद में पूरे हिंदुस्तान से लोग उस तरफ को चले गए थे। लेकिन अब उनकी शनाख्त एक ही थी कि वो उर्दू बोलते थे, और जो वहाँ मुकामी थे वो बंगाली बोलते थे। तो जब ये लड़ाई चली और बंगाली की और नॉन बंगाली की, तो उनको वो पाकिस्तानी या उर्दू बोलने वाले या मगरबी पाकिस्तानी, उनका कत्लेआम हुआ। और यही लोग जब बांग्लादेश बन गया तो फिर तय हुआ कि जो यहाँ मौजूद बंगाली हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हिंदुस्तान के वक्त में हुआ था, वो बांग्लादेश चले जाएंगे जो वेस्ट पाकिस्तान में है, और जो वहाँ ईस्ट पाकिस्तान में जितना नॉन बंगाली है वो पाकिस्तान आ जाएगा। अच्छा, जंगी कैदियों का तबादला हुआ, पूरी की पूरी 90,000 फौज आ गई यहाँ पे। KPK का, सिंध का, पंजाब का एक आदमी वहाँ नहीं रहा। अगर रह गए तो ये 2.5 लाख में पाकिस्तानी जो उर्दू बोलने वाले थे ये वहाँ रह गए। 2.5 लाख उस वक्त।
70 में, 50 साल पहले। तो अब उनको बंगालियों का खतरा भी था। तो फिर उस वक्त जो इंटरनेशनल रेड क्रॉस थी, IRC इंटरनेशनल रेड क्रॉस, उन्होंने कैंप्स लगा दिए और खेमों में, और उनके गिर्द इंटरनेशनल फोर्सेस खड़ी कर दी कि इनकी जान की हिफाजत की जाए, वरना लूटमार हो रही थी, बंगाली उन्हें मजीद कत्ल कर रहे थे। उस वक्त जुनून था एंटी पाकिस्तान, तो इस किसी तरह से वो सर्वाइव कर गए। ये वो सारे लोग हैं जिनको हम जो है वो कहते हैं कि ये महसूरीन है। यानी महसूरीन के मायने होता है स्ट्रैंडेड। वो स्ट्रैंडेड पाकिस्तानी है। हमारी हुकूमतों ने बात की, एक दफ़ा तो उनकी मुंतकली हुई चंद लाख लोगों की, लेकिन हमने पूरी जिम्मेदारी नहीं ली पाकिस्तान की हुकूमत ने। आज 50वां साल है, आज भी वो लोग उन्हीं रेड क्रॉस के कैंपों में स्ट्रैंडेड हैं। उनमें से बहुत लोग फौत हो गए। अच्छा, ये डिवाइडेड ख़ानदान है। किसी के माँ बाप वहाँ रह गए थे, लड़के यहाँ आ गए थे, बेटियाँ आ गई थी शादीशुदा अपने शोहरों के साथ, बहुत सौ के बूढ़े आ गए थे, जवान रह गए थे। मतलब इस तरह की सूरत हाल थी। कुछ लोग कहीं छुप गए थे, कुछ हो बाद में हालात सही हुए तो अपने आप को सामने ले आए थे। तो आपको लगता है कि आज 50 साल के बाद वो लोग वापस आना चाहेंगे, क्योंकि अब तो उनके अपने ख़ानदान उधर बन गए होंगे? देखिए, यही तो एक बड़ा अलमिया है कि उस पॉपुलेशन ने आज तक खुद को बांग्लादेशी तस्लीम नहीं किया है। अच्छा, वो आज भी खुद को कहते हैं। आपने कभी कभी देखा होगा कि जब पाकिस्तान के क्रिकेट मैच होते हैं वहाँ पे, तो वो कौन लोग होते हैं जो पाकिस्तान के झंडे लहरा रहे हैं? पाकिस्तान से थोड़ी जाते हैं। ये वो उन कैंपों में रहने वाले जो अब कई लाख हो गए हैं, उस वक्त 2.5 लाख थे, अब तो 7-8 लाख हो गए। ये लोग भी बच्चे हुए हैं, औलादे हुई हैं। ये होते हैं जो बांग्लादेश में रहते हुए पाकिस्तान के झंडे लहरा रहे होते हैं जब ये मैचेस हो रहे हैं। पाकिस्तान की शर्टें पहन के आते हैं। पिछली दफ़ा ये वाक़या हुआ था कि लोगों को स्टेडियम में घुसने से पहले पाकिस्तानी शर्टें उतरवा दी गई थी उनसे। तो ये वो लोग हैं जो आज भी उन कैंपों पे पाकिस्तान के परचम लगे हुए हैं। उनका मुतालबा है कि हमें पाकिस्तान तस्लीम करे, हमें पाकिस्तानी शहरियत दे। अब हम इस वक्त पाकिस्तानी हुकूमत से मुस्तकिल उनकी यहाँ मुंतकली, अच्छा एक दफ़ा 71 के अंदर ये हुई मुंतकली, फिर नवाज शरीफ के दूसरे पीरियड के अंदर चंद हज़ार लोग यहाँ सिंध यहाँ पहुँचे थे। एक मुआहदे के नतीजे में सिंध के अंदर उनके ख़िलाफ़ जुलूस निकाले गए, एयरपोर्ट का घेराव किया गया, उनके जहाज़ को फिर लाहौर पे उतारा गया। और उस वक्त की हुकूमत ने, क्योंकि मरकज़ में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, सूबे में नवाज शरीफ की हुकूमत थी, तो उन्होंने कुछ लोगों को वहाँ बसाया है, मियाँ चुन्नू वगैरह में। वहाँ अभी भी वो घर बहुत से खाली पड़े हैं जो उनके लिए बनाए गए थे। पाकिस्तान कर्जदार है अपने उन पाकिस्तानियों को लेने का, इसलिए कि उनके साथ एक प्रॉब्लम है। उनके पास ना बांग्लादेश की शहरियत है, ना पाकिस्तान की शहरियत है। दुनिया के अंदर वो सबसे बड़ी आबादी है जो स्टेटलेस हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का कानून कहता है कि कोई इंसान जिसने दुनिया में सांस ले रहा है, उसकी कोई एक स्टेट ज़रूर होना चाहिए। स्टेट की अलॉटमेंट इस हद तक होती है कि एक पेरेंट अगर किसी जहाज़ में सफ़र कर रहे हैं, वो भले पाकिस्तानी है, और अगर वो कनाडा की सरजमीन के ऊपर से सफ़र कर रहे हैं और वहाँ पर जहाज़ के अंदर डिलीवरी हो जाती है किसी बच्चे की, तो अगर वो कनाडा की सरजमीन पे हो गई है तो उसको कनाडा की शहरियत दी जाएगी। जहाज़ का अमला लिखेगा कि ये इस वक्त हम, अगर वो इंडोनेशिया के ऊपर से गुजर रहा है उसे इंडोनेशिया की दी जाएगी, अगर वो यूरोप पे से गुजर रहा है। ये इंटरनेशनल कानून है। हम बांग्लादेश के अंदर मौजूद लोगों को पाकिस्तानी, हमारा मुतालबा है आप उनको सिर्फ पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड दे दीजिए जिसके कोई पैसे खर्च नहीं होते हैं। और अगर कोई फीस शनाख्ती कार्ड की, मैं देने को तैयार हूं, हम देने को तैयार है इस हुकूमत पाकिस्तान को। अब उस शनाख्ती कार्ड की बुनियाद पे वो पाकिस्तान का पासपोर्ट खुद बनवा लेंगे, वो अपना खुद जहाज़ का किराया खर्च करके आ जाएंगे। उनके पास अगर ये कहते भी हैं कि बांग्लादेश की शहरियत है, तो हम कहते हैं कि आप उनको पाकिस्तानी शहरियत तो ये जो उनका हक है। जब पाकिस्तानी आप शहरियत रख सकते हैं और कनाडा की रख सकते हैं, पाकिस्तान की रख सकते हैं और अमेरिका की रख सकते हैं, पाकिस्तान की और ऑस्ट्रेलिया की, दुनिया के हर मुल्क के साथ आप डबल शहरियत रख सकते हैं, तो वो भी पाकिस्तान की शहरियत भी रख सकते हैं और बांग्लादेश की भी रख सकते हैं। नहीं तो ये लोग आके किधर आबाद होंगे या कहाँ आना चाहते हैं, ये भी तो बहुत खास बात है। वो तो पाकिस्तान आना चाहते हैं, वो पाकिस्तान आना चाहते हैं। जिनको पंजाब में ले आके बसाया था पंजाब में ही रह रहे हैं अब तक। और दूसरी बात ये है कि भाई मैं कह रहा हूँ, मैं ज़रा सख्त बात कह रहा हूँ कि अगर वो कराची भी फ़र्ज़ कीजिए आना चाहते हैं, तो क्या कराची पाकिस्तान नहीं है? और कराची के अंदर 40 लाख अफ़गानी लाके बसाए जा सकते हैं, पूरा KPK आके बस सकता है यहाँ पर,
पूरा पंजाब आके बस गया है यहाँ पर, और फिर उसके बाद कराची को मिनी पाकिस्तान हम कहते हैं। तो उन पाकिस्तानियों का हक क्यों नहीं है जिन्होंने 2 मरतबा पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी है? हिजरत के वक्त दी 47 में, और सन 70 में उनके 8 लाख लोग वहाँ इस पाकिस्तान में शहीद हुए। आखिर उन लोगों को क्या पाकिस्तान पे हक नहीं है? वो कहीं भी आना चाहते हैं। मैं नहीं कहता कि उनको इस जगह बसाओ। अगर वो कराची आना चाहते हैं तो अगर हमारी यहाँ बल्दियात हैं, ये इतनी कराची में जमीन पड़ी हुई है, ये कराची से लेके हैदराबाद तक इतनी जमीन है जहां पे 10 करोड़ लोग बस जाएंगे। ये तो सही है। हमारा जज्बा होना चाहिए सिर्फ, वो तो चंद लाख हैं। और जाहिर है कि अगर वो हमारी कौम का हिस्सा है, उनके बच्चे, बाप, बुजुर्ग, अजीज रिश्तेदार, खानदान इस इलाके में, तो और रोजगार की क्या बात कर रहे हैं? रोजगार यहाँ पर मौजूद में से किसको हासिल है कि उनके रोजगार की फिक्र पड़ी हुई है? एक मरतबा मैंने इस पर डायलॉग किया था नुसरत भुट्टो से। मुझे उसने ऐसे ही कहा, कहने लगी डॉक्टर साहब वो यहाँ आएंगे तो उनको घर कौन देगा, पानी कौन देगा, टेलीफोन कैसे लगेगा उनके? मैंने बोला बीबी अल्लाह को मानो, आपने इनको पानी दिया हुआ है, आपने इनको घर दिया हुआ है, टेलीफोन आपने हर घर में लगवाया हुआ है। ये बेला जवाज की दलीलें हैं। उनको पाकिस्तान आने का सिर्फ शनाख्ती कार्ड की जरूरत है। इंशाअल्लाह ताला ये अमला, ये महरूमी का एहसास जिस तरीके से आगे बढ़ेगा, हम तो बिल्कुल, ये 78 में हमारी एपीएमसो के बुनियादी मकासद में शामिल था। ये अलग बात है कि उसके नतीजे में इख्तिदार में आ जाने वाले लोग इसको भूल गए। और आज भी, अभी भी इस इमरान खान की हुकूमत से इन्होंने 88 में पहला मुआहिदा पीपल्स पार्टी के साथ किया। 59 नुकात में मैसूरीन की वापसी जो है 40 नंबर से नीचे रखी हुई। अच्छा, जबकि हमारा जो इब्तिदाई एपीएमसो का मंशूर था उसके अंदर ये 2 नंबर पे थी। क्योंकि सीरियस नहीं, जो लोग इख्तिदार में आ गए वही लोग जिनके अजीज रिश्तेदार वो भूल गए और यहाँ आकर यहाँ के माल कमाने में लग गए। हम उनको, ये पाकिस्तानी मसला भी है, ये इंसानी मसला भी है, ये इस्लामी मसला भी है, बहैसियत है कि मुसलमान के भी। सऊदी अरब ने इसके लिए एक फ़ंड बनाया था, राब्ता आलम इस्लामी ने, अब्दुल्ला अल नसीफ की क़यादत में। वो अरबों रुपए का फ़ंड आज तक बैंकों में पड़ा हुआ है उनकी मुंतकली के लिए। लेकिन यहाँ पर सियासी तौर से उनको उनकी राह में रुकावट है। सही। अब इख्तिताम पे मैं बस ये जानना चाहूँगा कि करारदाद पाकिस्तान, यौम पाकिस्तान, तजदीद अहद वफ़ा का एक दिन हम भरपूर अंदाज में मना लेते हैं और हम अपनी तारीख़ को भी दोहरा लेते हैं, अपनी आने वाली नस्ल को भी ये बता देते हैं। लेकिन ये जो मौजूदा सियासी मसाइल हैं, अंदरूनी मसाइल हैं, मुआशी मसाइल हैं, ये आपको लगता है कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल को उस जगह पर ले जाने देगी जिसके लिए अकाबरीन पाकिस्तान, हमारे असलाफ, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिसका ख्वाब इकबाल ने देखा, जिसके कातिल लियाकत अली ख़ान ने गोली खाई, क्या हम वहाँ पहुँच सकेंगे? बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान इंसानी तारीख़ के अंदर वो वाहिद मुल्क है। दुनिया भर में जितने मुल्क हैं, वो आपके इल्म में होगा कि वो किसी न किसी, ये जितने मुल्क हैं ना, ये किसी न किसी कौम के लिए बनते हैं। इसीलिए आपने गौर किया कि जो पहली एसोसिएशन बनी मुल्कों की, उसका नाम था लीग ऑफ नेशन। उसका लीग ऑफ कंट्रीज नाम नहीं था। और वो लीग ऑफ नेशन खत्म करके जो अगली एसोसिएशन बनी उसका नाम रखा यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड कंट्रीज क्यों नहीं रखा? है तो कंट्रीज, लेकिन हमारी ऑर्गेनाइजेशन नेशंस क्यों है? कभी नहीं इस पे गौर किया गया। क्योंकि ये दुनिया के सारे ममालिक किसी एक कौम के साथ अटैच होते हैं, उसकी एक कौम होती है। अब ये मुल्क जब आज़ाद कराए जाते हैं तो वो कौमें अपनी मुल्कों की, या तो तारीख़ी तौर से उनके मुल्क हैं, या फिर उन कौमों ने लड़ाई लड़के अपने मुल्क आज़ाद कराए हैं। ठीक है साहब? तो फिर कौमों को मुल्क लौट हो गए, तो उन्हीं की शनाख्त के साथ वो मुल्क हैं। फ्रेंच है, फ्रांस है, अरब हैं, अरब हैं, चाइनीज़ हैं, चाइनीज़ हैं, जापानीज़ हैं, जापान है, फ्रेंच हैं, फ्रांस है, इंग्लिश हैं, इंग्लैंड है, जो भी नेम सो मैनी, स्पेनिश हैं, स्पेन है। ये जिस तरह, ये वो मुल्क था कि जो मुल्क पहले वजूद में आ गया, कौम बाद में बनाने चले हम। चूंकि जिस कौम ने ये मुल्क बनाया वो भारत के अक़लियती मुसलमान सूबे थे, जिनको आज हम महाजिर कहते हैं।
ये मुल्क महाजिरों ने बनाया, महाजिर ही पाकिस्तानी हैं, लेकिन जो मुल्क के अंदर जो बाकी लोग जो इस लैंड के ऊपर बसते थे वो पाकिस्तानी शायद बनना ही नहीं चाहते थे। वो पाकिस्तान बनने से पहले भी पख्तून थे, सिंधी थे, बलोच थे, पंजाबी थे। वो आज भी अपनी इन शनाख्तों को मजबूत किए हुए हैं। वली खान का बाप गफ्फार खान कहता है कि हम 10,000 साल से पख्तून, 1400 साल से मुसलमान और सिर्फ 70 साल से पाकिस्तानी है। तो सबसे कमजोर उसके ख्याल में पाकिस्तानी है। तो हम लोग जो पाकिस्तान के लिए अपना सारी पुरानी शनाख्तें, अपनी 10,000 साल की शनाख्त भी छोड़ दी और इस मुल्क में रहने वाले मुसलमानों के साथ मिलकर पाकिस्तानी कौम, तो इसको 23 मार्च का और 14 अगस्त का और कौमी दिनों का सबक ये है कि हमें एक पाकिस्तानी कौम बनने का जो है ना वो अमल होना चाहिए। इस मुल्क में जो सूबाई हदें कायम की गई हैं, या तो वो सूबाई हदें ख़त्म की जाएं और इस मुल्क को एक यूनिट बनाया जाए, और एक यूनिट बनाने के बाद ताकि ये नफरत, सूबाई नफरत ना हो। कल इसी सूबाई नफरत की बुनियाद पे बंगाली कौम ने बांग्लादेश बना लिया। खुदा ना करे आज यहाँ भी सिंधु देश, पख्तूनिस्तान, बलोचिस्तान की तहरीकें चल रही हैं। खुदा ना करे हम महाजिर इस पाकिस्तान का सीमेंट है, पाकिस्तानी कौम का, हम इसको जोड़ के रखेंगे। हमारी ज़बान उर्दू जो हमारी मादरी ज़बान है वही इस मुल्क की कौमी ज़बान भी है, इसलिए कि कोई इलाकाई ज़बान इस लायक नहीं है कि वो कौमी ज़बान बन सके। तो हमें पाकिस्तान के खमीर के साथ रखकर पाकिस्तानी कौम को, हम सबको मजबूत मुत्तहिद होकर एक पाकिस्तान और एक कौम और एक ज़बान बन के सोचना होगा। और यही हमारा इस साल का भी पैगाम है कि एक कौम एक ज़बान, और इस बुनियाद पर हम पाकिस्तान को मजबूत करें। पाकिस्तान ही इंशाअल्लाह ताला एक मुल्क के तौर पर यहाँ किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो और तमाम लोगों को पाकिस्तानी यकसा हुकूक और सूबाई हुदूद ख़त्म कर दी जाएं, और अगर सूबाई हुदूद ख़त्म नहीं कर सकते तो फिर तमाम लोगों को वैसे ही इख्तियारात छोटे छोटे सूबों की शक्ल के अंदर दे दिए जाएं ताकि पाकिस्तानियत मजबूत हो। बेहतरीन तजवीज़ है आपकी डॉक्टर सलीम हैदर साहब, और मैं बड़ा मशकूर व ममनून हूँ आपका कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और आज 23 मार्च के इस मौके पर आप तशरीफ़ लाए, और ना सिर्फ आपने तारीख़ की जो यादें थीं उनको दोहरा दिया, बल्कि जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल और जो कुछ हुआ हर अदवार में वो स्टोरी भी आज की नस्ल नौ के सामने आ गई। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलीम हैदर। तो नाजरीन, आज कनाडा हाईलाइट का ये स्पेशल एडिशन यौम पाकिस्तान 23 मार्च से मुताल्लिक था, और इसमें आपने जाना कि किस तरीके से महाजिर इत्तेहाद तहरीक के चेयरमैन जनाब डॉक्टर सलीम हैदर ने अपने जज्बात से हमको आगाह किया, और इख्तिताम पे बड़ी बेहतरीन तजवीज़ भी दी उन्होंने। और यही पाकिस्तान की बका, सलामती और बेहतरीन मुस्तकबिल की एक ऐसी तजवीज़ है कि अगर आज भी पाकिस्तान का हुक्मरान तबका इस पर अमल करे तो आने वाले चंद ही सालों में पाकिस्तान पूरी दुनिया में अपनी लीडिंग पोजीशन भी मनवाएगा। मोहम्मद उमर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।